हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम लोग क्लास 11th का काव्य खंड है NCERT बुक से, विद्यापति द्वारा रचित पद है। इसमें 2 पद हैं। दिगंत भाग 1 संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं और साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे विद्यापति जो कि पद है। पहले इसे परीक्षा रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 14वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1360 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, विद्यापति का निधन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15वीं शती पूर्वार्ध, अनुमानतः 1448 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा विस्पी नामक ग्राम जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विद्यापति के माता तथा पिता का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा हासनी देवी और गणपति ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आप लोगों के पास, विद्यापति के शिक्षा गुरु का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा पंडित हरि मिश्र जो कि मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, विद्यापति के आश्रयदाता के नाम क्या क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मिथिला नरेश, कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लखीमा देवी। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, विद्यापति की उपाधियां किन किन नामों से हुई है? तो उत्तर हो जाएगा अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल आदि। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यापति की रचनाएं कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली आदि हैं उनकी रचनाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, विद्यापति रस सिद्ध गायक, प्रेमी और भक्त कवि के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। अब यहाँ पे 10 है, मैथिल कोकिल किसे कहा गया है या किसको कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यापति की अक्षय कृति का आधार कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली जैसी कृतियां हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया है, पदावली ही वस्तुतः कवि की विपुल ऐतिहासिक लोकप्रियता और प्रभाव का अच्छी आधार है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यापति राज दरबार में प्रतिष्ठित थे। ओके। अब देखिए यहाँ पे 14 है, पदावली में राधा कृष्ण के गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण छटाएं हैं। अब यहाँ पे 15 है, दोनों पद 1 और पद 2 रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम पद प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, दूसरे पद में रूप वर्णन है जिसे संयोग प्रेम के अंतर्गत रखा जा सकता है। 8 है यहाँ पे, सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। विद्यापति जो कि पद है का अभ्यास प्रश्न पद के साथ। ओके। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं, राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, मैथिल कोकिल विद्यापति
विरह वाला राधा की विरह वेदना का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सपना में भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। आगे हो जाएगा, श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होने से राधा का हृदय आतुर और व्याकुल है। इस विरह वेदना में चंदन जो शीतल और आनंददायक है, वह भी विष के समान होकर उसके शरीर को तीक्ष्ण और उष्ण कर रहा है। विरह वेदना ने उसकी मानसिक पीड़ा को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास। राधा की साड़ी मलिन हो गई है, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, राधा की साड़ी मलिन हो गई है। यह स्थिति कुछ इस तरह से उत्पन्न होती है कि कृष्ण सखा उद्धव के कहे अनुसार मथुरा से कृष्ण आने वाले हैं, अतः राधा श्रृंगार कर नई साड़ी पहनकर कृष्ण के आने की बाट जो रही है, कहने का अभिप्राय इंतजार कर रही है। लेकिन विरह की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, राधा की बेचैनी और बढ़ती जाती है। ओके, वह धीरे धीरे विस्तृति की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उसे अपने शरीर की सूध बूध भी नहीं रहती। फलतः उसकी साड़ी रास्ते की धूल, हवा, पानी आदि के प्रभाव से मलिन हो जाती है। कहने का अभिप्राय गंदी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागत काहे, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्ति मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा विरचित पद 1 से ली गई है। कवि ने श्री कृष्ण के विरह में राधा की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया। मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा के विरह की उत्कट व्यंजना की है। श्री कृष्ण के गोकुल आने के इंतजार में राधा को चंदन भी विष के समान प्रतीत होता है। शरीर पर किए गए गहने भी उसे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से साक्षात दर्शन की बात तो दूर है, वह सपने में भी उसे दिखाई नहीं देते हैं। उनके आने के इंतजार में विरह वाला राधा कदम के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी है। उसकी साड़ी का रंग मलिन हो रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरह वेदना उसके प्राण को हर लेगी। वह उद्धव जी से व्याकुल होकर कहती है, हे उद्धव, आप भी मथुरा जाकर श्री कृष्ण को कहें कि चंद्रबदनी, कहने का अभिप्राय जिसका शरीर चंद्रमा के समान हो, अर्थात राधा अब नहीं जिएगी और इस वध का पाप श्री कृष्ण को ही लगेगा, क्योंकि उन्हीं के प्रेम मिलन न होने के कारण राधा जीवित नहीं रहेगी। ये हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिए हैं कि चंद्रबदनी का मतलब होता है जिसका शरीर चंद्रमा के समान हो, अर्थात राधा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाइएगा तो इसे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास, कवि विद्यापति के अनुसार राधा कृष्ण विरह की अग्नि में दग्ध, कहने का अभिप्राय झुलसा हुआ होती है। राधा जो अपनी सूध बूध खो चुकी है, निराश हो चुकी है, विरह की 10 दशाओं में अंतिम दशा मरण को प्राप्त सी हो गई है। ऐसे परिस्थिति में उसके भीतर आशा का जीवन का संचार करने के उद्देश्य से विद्यापति कहते हैं कि आज कृष्ण गोकुल आने वाले हैं। ऐसी सूचना मिली है कि कृष्ण मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, अतः तुम शीघ्रता से कृष्ण जग में जाकर उनकी प्रतीक्षा करो। कहीं मिलन संयोग की यह अनुपम विलक्षण घड़ी से तुम वंचित न रह जाओ। कवि विद्यापति के ऐसा कहने के पीछे
एक उद्देश्य यह निहित है कि प्रेम में विरह की अनिवार्यता तो है, किंतु वास्तविक मरण तक यह विरह यदि जारी रहता है तो फिर प्रेम की समाप्ति निश्चित है। अतः कवि राधा को प्रबोध देते हुए, आशान्वित करते हुए कृष्ण के आगमन की सूचना देता है, ताकि मिलन की आकांक्षा में निराशा का भाव कुछ कम हो जाए और प्रेम की यह पवित्र क्रीड़ा अनवरत चलती रहे। ठीक है, क्रीड़ा का मतलब खेल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छे से देखना है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विद्यापति का प्रसंगाधीन प्रथम पद राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से ली गई है। पाठ के प्रथम पद में प्रेम की विरह पक्ष का चित्रण हुआ है। उक्त पद में राधा कृष्ण से मिलन की कामना लिए विरह में पागल है। वह सज धज कर, यहाँ पे ज लिखा हुआ है, ठीक है, वह सज धज कर कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में राह में आंखें बिछाए अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए निहार रही है। लेकिन समय बीतता जाता है पर कृष्ण नहीं आते हैं। ऐसे में नायिका अर्थात राधा को चंदन तीर की तरह चुभने लगता है और सौंदर्य को बढ़ाने वाले आभूषण भी उसे भार सा लगने लगता है। नायिका की विह्वलता के बाद भी जब कृष्ण उससे सपने में भी नहीं मिलते, कवि को कृष्ण निर्मोही से लगने लगते हैं। फिर आगे देखिए, वे कहते हैं, कौन? तो विद्यापति कहते हैं कि मिलन के लिए आतुर नायिका विरह की वेदना से व्यथित होकर कदम्ब के वृक्ष के नीचे अकेली खड़ी खड़ी कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही है। विरहांगनी में उसका हृदय जल रहा है। सूध बूध नहीं रहने से उसके शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। आगे देखिए, साड़ी मैली हो गई है। राधा की दशा देखकर उसकी सखियां उद्धव से कहती है, अब वह मथुरा जाकर कृष्ण से राधा की स्थिति से अवगत कराए। चांद के जैसी बदन वाली राधा कृष्ण के विरह में अब और नहीं जी सकेगी। आगे है, यदि राधा मर गई तो उन्हें राधा का वध करने का पाप लगेगा। उनकी बातों को सुन कवि विद्यापति राधा और उसकी सहेलियों से कहते हैं, आज कृष्ण गोकुल पधारने वाले हैं, अतः तुम उनके आने के मार्ग में उनकी प्रतीक्षा करो। इस पद में कवि ने नायिका की स्थिति का बड़ा ही कारुणिक वर्णन किया है, जिसमें विरह की वेदना अपने चरम रूप में सामने आता है। कृष्ण के विरह की अत्यंत उत्कट इस व्यंजना में शास्त्रीयता और रूढ़ि से अलग लोक सुलभ मार्मिक उभरती है। इसी कारण इस पद में लोकगीत जैसी मधुरता प्रतीत होती है। अब 6 आ गया है यहाँ पे। नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी है? प्रमुख उपमान से विद्यापति क्यों संतुष्ट नहीं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महाकवि विद्यापति ने सरस बसंत समय पाओल में नायिका राधा के शरीर मुख की उपमा देने के लिए चंद्रमा जैसे विश्व प्रसिद्ध उपमान का प्रयोग किया है, किंतु अपने ही प्रयुक्त उपमान से कभी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे उपमान ही राइट होगा, उपनाम नहीं होगा। ठीक है, देखिए, उपमान का कहने का अभिप्राय होता है किसी एक चीज से दूसरे चीज में कंपैरिजन करना, यानी कि बराबरी करना। और उपनाम से होता है कि जैसे कि आपका नाम राम है तो कोई आपको बुलाता है मोहन। ठीक है, आपका नाम राम है
तो कोई आपका उपनाम रख दिया मोहन, तो वो उपनाम हो गया। और उपमान होता है किसी एक चीज से दूसरे चीजों में तुलना करना, जैसे कि सीता को चांद से तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उपमान का प्रयोग हुआ है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आगे, इसका कारण है कि चंद्र की नित्य प्रति बदलने वाली स्थिति। विधि विधाता ने अनेक बार इस चंद्र में काट छाट की, इसे बढ़ाया घटाया, फिर भी यह वह योग्यता नहीं प्राप्त कर सका कि विद्यापति की नायिका के शरीर के लिए उपमान बन सके। वस्तुतः विद्यापति की नायिका श्यामा नायिका है, जिसका सौंदर्य लावण्य तिल तिल नूतन होए वाला है, अतः उसके आगे चंद्रमा जैसा उपमान भी कैसे टिक सकता है। कहने का अभिप्राय, ईश्वर द्वारा चंद्रमा को भी काट छाट लिया जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा किया जाता है, तो कभी उसमें दाग सा कुछ ज़्यादा दिखाई लगने लगता है, और कभी कभी तो चांद दिखता ही नहीं है। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि मैं चांद से सीता का उपमान किया हूँ, यानी कि बराबरी किया हूँ, मुझे ये सर्वथा उचित भी नहीं लगता है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कमल आंखों के समान क्यों नहीं हो सकता? कविता के आधार पर बताएं। आंखों के लिए आप कौन कौन सी उपमाएं देंगे? अपनी उपमाओं से आंख का गुण साम्य भी दर्शाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महाकवि विद्यापति ने सरस बसंत समय भल पाओल पद में नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी आंखों के लिए कमल की उपमा दी है, किंतु अगली पंक्ति में इस उपमान को वे समीचीन मानने से अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि कमल का जीवन क्षणिक है। ठीक है। साथ ही सूर्य के उदीयमान में ही वह प्रस्फुटित होता है, रात्रि में उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है। आंखों के लिए काव्य जगत में, तो देखिए हम लोग यहाँ थे, आंखों के लिए काव्य जगत में कई उपमान प्रचलित हैं। खंजन एक पक्षी है, उसमें चापल्य होता है, उसकी आंखों से गुण साम्य होता है। इसी तरह हिरण से आंखों की उपमा अस्निग्धता के आधार पर दी जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य उद्घाटित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे क है, क देख लेते हैं। भनई विद्यापति मन दय रे, सुनु गुणमती नारी, आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलु झट झारी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रस्तुत पंक्तियां मैथिल कोकिल, अभिनव, जयदेव, कवि शेखर जैसी उपाधियों से विभूषित महाकवि विद्यापति के पद से उद्धृत है। इसमें कवि ने वीर विदग्धा नायिका को प्रबोध दिया है। वे कहते हैं कि हे गुणवती नारी राधा, तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। आज हरि श्री कृष्ण गोकुल से आने वाले हैं, इसलिए तुम झटपट उनसे मिलने के लिए चल पड़ो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विद्यापति की विलक्षण प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। आज आओत तथा झटझारी में निहित अनुप्रास अलंकार बड़े स्वाभाविक बन पड़े हैं। इस प्रकार भाव संपदा एवं कला सौष्ठव की दृष्टि से पंक्तियां अत्यंत उत्कृष्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ख आ गया है। लोचन तुल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल, जल भय पंकज निज अपमाने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भावार्थ क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के अमर महाकवि
विद्यापति के पद से अवतरित है। इस पद में कवि ने नायिका के सौंदर्य के सामने कवि जगत में प्रसिद्ध सुंदरता के प्रसिद्ध उपमानों को फीका दिखाया है। यहाँ कवि ने कहा है कि कमल जो सुंदरता के लिए जाना जाता है, वह भी तेरे नेत्रों की सुंदरता की समानता न कर सका। कदाचित इसी अपमान और लज्जा के कारण वह जग की आंखों से दूर जल में छिप गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार देखते ही बनता है। कमल को नायिका के नेत्रों में हीनतर सिद्ध किया गया है, अतः इसका काव्य सौंदर्य सर्वथा सराहनीय है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। द्वितीय पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यापति के दूसरे पद में नायिका राधा की शारीरिक सुंदरता का वर्णन उसकी सखियों के द्वारा हुआ है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु है, दक्षिण दिशा से आने वाली हवा धीरे धीरे बह रही है। नायिका से उसकी सहेलियां कहती है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे सपने में तेरा रूप सौंदर्य देखने के लिए मिला हो, अतः अपने चेहरे से थोड़ा अपने आंचल को हटा लो। ये कौन कहती है? तो राधा की सहेलियां या सखियां। सहेलियां फिर आगे कहती है, तेरी काया से कांति चांद में भी नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें बड़े ही यत्न से बनाया है, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से बनाया है। भगवान ने चांद को सुंदर बनाने के लिए उसे चाहे कितना भी काटा छाटा हो, फिर भी तुम्हारी काया से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर आगे देखते हैं हम लोग, तुम्हारी आंखों की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध उपमान कमल से भी बढ़कर है। इसी से कमल लज्जित होकर पुनः जल में जा छिपा है। आगे विद्यापति कहते हैं, तुम्हारा यह रूप राशि लक्ष्मी के समान है, जैसे महाराजा शिव सिंह जो स्वयं भी सुंदर हैं, रानी लक्ष्मी के साथ रमन करते हैं। फिर देखिए, ठीक उसी तरह तुम्हारा रूप सौंदर्य भी महाराजा के उपयोग का है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब समाप्त हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट, काव्य खंड का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, मेरे चैनल पर क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है एक्सप्लेन करके, और क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। तो आप लोग ज़रूर विजिट करें, प्लेलिस्ट बन जाएगा तो आप लोग देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।